एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक अपने कमरे के दरवाजे के सामने रुक गया। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने बत्ती जलाई, इस तरह उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। पलंग पर जीजे शिटल्ली की लाश पड़ी थी। उसकी पेशानी में सुराख था जिससे बहने वाले खून ने उसके चेहरे, गर्दन और बिस्तर की चादर के कुछ हिस्से को दागदार कर दिया था। उसकी खुली हुई आंखों में बेपनाह खौफ जैसे मुंजमद होकर रह गया था। शारिक चंद लम्हे बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर पलंग के करीब पहुंच गया। तकिए के करीब एक कागज पड़ा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर कागज उठा लिया। आड़ी तिरछी हैंड राइटिंग में मुख्तसर तहरीर थी। शारिक, मुझे तुम्हारी वापसी का उसी रोज पता चल गया था जब तुम झंग पहुंचे थे, और जब तुमने लाहौर में कदम रखा था मुझे उस वक्त भी इत्तला मिल गई थी। तुम्हारा ये खुफिया ठिकाना उसी रात मेरी नजरों में आ गया था। जीजे शिटल्ली से अगरचे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसकी लाश को मेरी तरफ से तोहफा समझो या वार्निंग। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ। इस शहर से निकल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। अफगानिस्तान से तो बचकर आ गए हो, लेकिन अगर 3 दिन बाद इस शहर में नजर आए तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। शारिक को समझने में देर न लगी कि ये खत किसने लिखा है। सिर्फ हाजी ही अफगानिस्तान का हवाला दे सकता था। ये तहरीर पढ़कर शारिक का खून खौल गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उसने कागज पतलून की जेब में ठूंस लिया और कमरे का जायजा लेने लगा। अलमारी खुली हुई थी। कपड़े और तमाम चीजें फर्श पर बिखरी हुई थी। वो उस कमरे से निकल आया और घूम फिर कर घर का जायजा लेने लगा। इस घर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसकी तलाशी लेने की जरूरत पड़ती। वो दोबारा अपने कमरे में आ गया और खुफिया मैकेनिज्म के जरिए अलमारी के पीछे पोशीदा खाना खोल लिया। वो ब्रीफकेस जूं का तूं मौजूद था। उसने ब्रीफकेस निकाल लिया और खुफिया खाना बंद कर दिया और एक बार फिर जीजे शिटल्ली की लाश की तरफ देखने लगा। उसे शिटल्ली की मौत का अफसोस हो रहा था। बेचारा बेगुनाह मारा गया था। उसने आखिरी नजर लाश की तरफ देखा और ब्रीफकेस उठाकर कमरे से बाहर आ गया। अचानक ही उसके जहन में एक और ख्याल आया। इस मकान के बारे में हाजी को पता चल गया था। उसके आदमी बड़े इत्मीनान से यहाँ आकर जीजे को कत्ल करके चले गए थे। उन्हें यह भी मालूम था कि चाबी कहाँ रखी जाती थी, या हो सकता है उन्होंने शिटल्ली से मालूम कर ली हो। शारिक के जहन में ख्याल आया था कि हो सकता है इस वक्त भी मकान की निगरानी की जा रही हो। उसे मकान में दाखिल होते देखकर पुलिस को इत्तला दे दी हो। वो पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड आदमी था। अगर वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया तो हाजी का मसला हल हो जाएगा। उसे अपने दुश्मन से निजात मिल जाएगी। ये सोचते ही शारिक तेजी से बाहर निकला। उसने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया। ताला लगाने की जरूरत महसूस नहीं की और बाहर के गेट के पास आकर उसके ऊपर से गली में झांकने लगा। इत्तेफाक से उस वक्त गली में कोई नहीं था। वो बड़ी आहिस्तगी से गेट खोलकर बाहर आ गया और सड़क की तरफ जाने की बजाय बाईं तरफ मुड़ गया। चंद गज आगे दाईं तरफ एक और तंग सी गली मुड़ती थी जो उस वक्त गहरी तारीकी में डूबी हुई थी। शारिक उस गली में मुड़ा ही था कि एक गाड़ी तेजी से सड़क से उसके मकान वाली गली में मुड़ी। शारिक उस वक्त बड़ी फुर्ती से उस तंग और तारीक गली में मुड़ गया। उसने एक लम्हे को मुड़कर दीवार की आड़ से देखा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो पुलिस की जीप थी जो ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज से उसके मकान के सामने रुकी थी और कई पुलिस वाले नीचे उतरकर उसके मकान को घेरे में ले रहे थे। शारिक मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ तारीक गली में चलने लगा। उसके बाएं हाथ में ब्रीफकेस था, दायां हाथ खाली था और वो एक लम्हे के नोटिस पर कमीज के नीचे पतलून में उड़सा हुआ पिस्तौल निकाल सकता था। उसने दौड़ने की कोशिश नहीं की थी। इस तरह कदमों की आवाज पुलिस वालों को उसकी तरफ मुतवज्जे कर सकती थी। वो तेज तेज चलता रहा और कई गलियों में घूमने के बाद मेन रोड और मकानों के दरमियान नाले के करीब पहुंच गया। नाला खासा चौड़ा था। उसे फलांग कर पार नहीं किया जा सकता था। उसने इधर उधर देखा। चंद गज आगे नाले पर एक तख्ता रखा हुआ था। यह तख्ता शायद पैदल आमदोरफ्त के लिए नाले पर रखा गया था। शारिक नाला उबूर करके सड़क पर आ गया। शारिक सड़क पर तेज तेज चलने लगा। दाईं तरफ नाला और बाईं तरफ पार्क था। पार्क के दूसरी तरफ वो सड़क थी जिससे चुबुर्जी की तरफ आया जा सकता था। इस तरह दोनों सड़कें वन वे ट्रैफिक के तौर पर इस्तेमाल होती थीं। शारिक बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि पीछे से एक रक्षा आता हुआ दिखाई दिया। शारिक ने हाथ उठाया। रक्षा उसके करीब रुक गया। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है जी?
शारिक ने मुख्तसर जवाब दिया, भाटी। ड्राइवर ने कहा, मेरे साथ एक और सवारी भी है, बैठ जाएं, मैं आपको भाटी चौक उतार दूंगा। शारिक ने पहली मर्तबा रिक्शे की पिछली सीट की तरफ देखा। तारीकी के बावजूद उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो एक औरत थी। वो ये भी समझ गया था कि ये औरत किस किस्म की होगी, और ये रिक्शे वाला भी उसका साथी था। शारिक इस इलाके से निकलना चाहता था। वो रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा हरकत में आते ही औरत अपनी जगह से खिसक कर शारिक के साथ चिपक गई। तेज किस्म के सेंट की बू शारिक के नथनों से टकरा रही थी। वो औरत उसकी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में बोली, बाबूजी, अगर जल्दी ना हो तो थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे दो। शारिक बोला, शायद तुम इसीलिए रिक्शे में सड़कों पर फिर रही हो, मैं भी आज फारिग हूं और अकेला भी। रिक्शे वाला पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, दिल खुश की तई बाऊ, अब बताओ कहाँ चलूं, इसके घर जाओगे या कहीं और? शारिक बोला, मैं किसी और के साथ जाने की बजाय अपने ही घर को तरजीह देता हूँ, अकेला ही रहता हूँ। तुम रिक्शे को पीर मक्की शरीफ की तरफ मोड़ लो। रिक्शा उस वक्त भाटी चौक की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ चुका था। ड्राइवर ने उसे एक गली में मोड़ लिया और दूसरी सड़क से होता हुआ दाता दरबार के सामने वाली सड़क पर निकल आया। दाता दरबार से तकरीबन निस्फ मील आगे पीर मक्की शरीफ का इलाका था। शारिक ने रिक्शा एक कुशादा गली में मुड़वा कर रुकवा लिया। शारिक बोला, अगर तुम चाहो तो इसे लेने के लिए सुबह 6 बजे इसी गली के मोड़ पर पहुंच जाना। मैं रिक्शा आगे नहीं ले जा सकता, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। ये कहते हुए शारिक ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर रिक्शे ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। वो औरत और ड्राइवर दोनों ही एक लम्हे को जिज़बिज़ हो गए, लेकिन बहरहाल उसको शारिक के साथ रिक्शे से उतरना पड़ा। रिक्शा मुड़कर वापस चला गया। शारिक उस औरत के साथ चलने लगा। एक खंबे के करीब से गुजरते हुए शारिक ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसने बहुत गहरा मेकअप किया हुआ था। इसमें शुबा नहीं था कि उसका ताल्लुक किस मंडी से था। रात अगरचे आधी बीत चुकी थी, लेकिन इन गलियों में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। करीब से गुजरते हुए एक दो आदमियों ने बड़ी घूरती हुई नजरों से उनकी तरफ देखा। शारिक के गली के मोड़ पर रुकते हुए बोला, 1 मिनट तुम यहाँ रुको, मैं अपने मकान की चाबी ले आऊं। औरत ने पूछा, वो कहाँ से? शारिक बोला, एक माई मेरे घर में सफाई का काम करती है, मैं सुबह जाते हुए चाबी उसे दे जाता हूँ और वापस आकर ले लेता हूँ। इस गली में उसका तीसरा चौथा मकान है, 2 मिनट लगेंगे। शारिक उसके जवाब का इंतजार किए बगैर गली में घुस गया। उस गली में 2 मकान छोड़कर एक और गली थी। शारिक उस गली में घुस गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ चलने लगा। कुछ ही देर के बाद मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ वो दोबारा सड़क पर आ गया और लारी अड्डे की तरफ जाने वाले एक तांगे पर बैठ गया। उस औरत के बारे में सोचकर वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। वो भी क्या याद करेगी कि किससे पाला पड़ा था। शारिक लारी अड्डे के सामने सर्कुलर रोड पर तांगे से उतर गया। लारी अड्डा होने की वजह से उस सड़क पर कुछ आमदोरफ्त थी। शारिक मोड़ पर खड़ा इधर उधर देख रहा था कि एक रिक्शा उसके करीब आकर रुका। शारिक रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाले ने मुड़कर देखे बगैर कहा, कहाँ जाना है शारिक बाबू? शारिक अपना नाम सुनकर उछल पड़ा। उसका दायां हाथ बड़ी फुर्ती से कमीज के नीचे पिस्तौल के दस्ते पर पहुंच गया। बोला, कौन हो तुम? रिक्शे वाले ने पुरसुकून लहजे में कहा, घबराओ नहीं शारिक बाबू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर दुश्मन होता तो इस तरह तुमसे बात न करता, बल्कि तुम्हारा कोई और बंदोबस्त कर लेता। शारिक गहरा सांस लेते हुए बोला, चलो मान लिया कि तुम दुश्मन नहीं हो, मगर तुम हो कौन और क्या नाम है तुम्हारा और मुझे किस तरह जानते हो? वो बोला, मेरा नाम तुफैल है। वैसे मेरे जानने वाले मुझे तुफैला के नाम से पुकारते हैं। मैं मासी मेहरा का भांजा हूँ। एक मर्तबा तुम्हें वहीं देखा था। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। बोला, ओह, मासी मेहरा से तुम्हारा नाम तो मैंने सुना है, शायद देखा भी हो, लेकिन खैर, क्या हाल है मासी मेहरा का? तुफैल उर्फ तुफैले ने जवाब दिया, बीमार है जी, आप बताएं कहाँ जाना है, मैं पहुंचा देता हूँ। शारिक बोला, मासी मेहरा के घर ही ले चलो, वहीं पहुंचकर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। शारिक सीट पर फैल कर बैठ गया और उसने ब्रीफकेस भी करीब ही सीट पर रख लिया। रिक्शा हरकत में आ गया। सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गया था, अलबत्ता रेलवे स्टेशन के सामने खासी रौनक थी। तुफैल ने रिक्शा मैकलोड रोड की तरफ मोड़ लिया। तुफैल ने कहा, बहुत अरसे से तुम्हारे बारे में कुछ सुना नहीं शारिक बाबू। माझा गुज्जर और उसकी पार्टी को तो तुमने खत्म कर दिया, क्या तुम भी ठंडे हो गए हो? शारिक बोला, मैं लाहौर से बाहर गया हुआ था। ये रिक्शा तुम्हारा अपना है या किराए पर चलाते हो? तुफैल बोला, किराए पर लिया हुआ है जी। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ कि रिक्शे का मालिक बन सकूं। शारिक तुफैल से इस बारे में कुरेद कर पूछता रहा। हाजी से टक्कर लेने के लिए उसे आदमियों की जरूरत थी और उसके ख्याल में तुफैल से काम लिया जा सकता था। बातों से वो बहुत निडर और बेखौफ मालूम होता था और वैसे भी वो ज़ेर ज़मीन दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता था। रिक्शा मुजंग के इलाके में दाखिल होकर मुख्तलिफ गलियों में घूमता हुआ एक गली में मासी मेहरा के मकान के सामने रुक गया। शारिक ने यहाँ आने का फैसला अचानक ही किया था। तुफैल ने उसे पहचान लिया था और वो उसे अपने किसी ठिकाने तक नहीं ले जाना चाहता था।
तुफैल ने रिक्शा बंद कर दिया और नीचे उतरकर सामने मकान का दरवाजा खटखटाने लगा। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और जाहिर है सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। 2-3 मरतबा दस्तक देने के बाद दरवाजा खुला। शारिक का ख्याल था कि दरवाजा मासी मेहरा ही खोलेगी, क्योंकि वो अकेली ही रहती थी। लेकिन एक जवान लड़की को देखकर शारिक चौंक सा गया। उसको शारिक ने पहली मरतबा देखा था। वो शायद गहरी नींद से बेदार हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। तुफैल उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे राबिया, तुम कब से यहाँ आई हुई हो? चलो हटो, मासी का परोना आया है, जाओ उसे जाकर जगा दो। तुफैल के साथ ही शारिक भी अंदर दाखिल हो गया। राबिया नामी इस लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया और मासी मेहरा को जगाने के लिए तेज तेज कदम उठाती हुई अंदर चली गई। शारिक तुफैल के साथ दूसरे कमरे में आ गया। वो एक कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफकेस उसने दूसरी कुर्सी पर रख दिया था। तकरीबन 5 मिनट के बाद ही मासी मेहरा कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में नींद का खुमार था, लेकिन शारिक को देखकर उसकी नींद गायब हो गई। वो आगे बढ़कर शारिक से इस तरह मिली जैसे अपने बेटे से मिल रही हो। उसने समीना की खैरियत भी दरियाफ्त की। फिर वो राबिया से बोली, ए नीराबो, जल्दी से चाय बना कर ला। राबिया दरवाजे में खड़ी थी। वो बावर्ची खाने की तरफ चली गई। मासी मेहरा शारिक से गिले शिकवे करती रही कि 3-4 महीनों से किसी ने उसकी खबर ही नहीं ली। शारिक बोला, हम यहाँ नहीं थे मासी, मैं 2 दिन पहले ही तो वापस आया हूँ। अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी खैर खबर लेते रहेंगे। इसी दौरान राबिया चाय बनाकर ले आई। शारिक ने पहली मर्तबा उसकी तरफ देखा। राबिया की उम्र 20-22 साल रही होगी। लंबा कद, सेहतमंद जिस्म और गोरी रंगत। चेहरे के नकूश भी बहुत दिलकश थे। वो एक तरफ खड़ी बड़ी अजीब सी नजरों से शारिक की तरफ देख रही थी। मासी मेहरा ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा, ये मेरी भतीजी है। 2 साल पहले इसका बाप मर गया था। ये सियालकोट में रहती है अपनी माँ के पास। 1 हफ्ते से मेरे पास आई हुई है। शारिक भी बड़ी दिलचस्प नजरों से उसको देख रहा था। कुछ देर के बाद राबिया अपने कमरे में चली गई और शारिक मासी मेहरा से बातें करता रहा। 2 बजे के लगभग मासी मेहरा भी सोने के लिए चली गई। उसके थोड़ी ही देर के बाद तुफैल भी जाने के लिए उठा तो शारिक ने उसे रोक लिया। बोला, बैठो तुफैल, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तुफैल बैठ गया। हुक्म करो जी। शारिक बोला, रिक्शे से कितना कमा लेते हो? इसके अलावा कोई और काम भी करते हो या नहीं? तुफैल ने कहा, रिक्शे से क्या कमाना है शारिक बाबू, बस गुजारा हो जाता है। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अलबत्ता कभी कभी कोई हाथ चढ़ जाता है तो 4 पैसे मिल जाते हैं। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बोला, मेरे लिए काम करोगे? काम की नौयत तो तुम समझ सकते हो। तुफैल बोला, काम कोई भी हो शारिक बाबू, पैसा मिलना चाहिए, और फिर तुम्हारे साथ काम करने का तो मजा ही कुछ और होगा। शारिक बोला, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुफैल बोला, मुझे ये इत्मीनान होगा कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे घर वालों को लावारिस नहीं छोड़ोगे। मैं मासी मेहरा से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। एक मर्तबा नौलखे ने भी तुम्हारे बारे में बताया था। वो तो तुम्हारा आशिक है। वो है कहाँ? शारिक बोला, नौलखा फैसलाबाद में है, चंद रोज में आ जाएगा। अगर तुम काम के लिए तैयार हो तो कल सुबह 10 बजे मुझे यहीं पर मिलना। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपने साथ काम करने वालों की हर गलती माफ कर सकता हूँ, लेकिन गद्दारी करने वाले को माफ नहीं करता। तुफैल उसकी तरफ देखते हुए बोला, शारिक बाबू, तुफैला अपनी जान दे सकता है, लेकिन तुमसे गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। वक्त आने पर तुम खुद भी देख लोगे कि तुफैला दोस्ती किस तरह निभाता है। शारिक बोला, ठीक है, तुम कल सुबह 10 बजे यहीं पर आ जाना और रिक्शा कल वापस कर दो। ये थोड़े से पैसे रख लो खर्च के लिए। शारिक ने 5000 रुपए निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। तुफैल ने नोट लेकर जेब में रख लिए और हाथ मिलाकर बाहर चला गया। शारिक भी उसके साथ दरवाजे तक आया था। तुफैल के जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा उसी कमरे में आ गया। तुफैल को अपने साथ रखने का फैसला उसने बहुत सोच समझकर किया था। आज रात जो कुछ भी हुआ था उससे शारिक को यकीन हो गया था कि हाजी उसे चैन से नहीं बैठने देगा, जबकि वो खुद उस वक्त अकेला था और उसे आदमियों की जरूरत थी। अफगानिस्तान जाने से पहले उसके पास सिर्फ 1-2 बंदे थे जिन्हें उसने फारिग कर दिया था, क्योंकि माझे गुज्जर के गिरोह के खात्मे के बाद उसके ख्याल में उसे आदमियों की जरूरत नहीं थी। राजे को वो मुजंग वाले अड्डे पर छोड़ गया था। मुजंग वाला अड्डा अगरचे खाली हो गया था, लेकिन उस जगह की हिफाजत के लिए एक आदमी का वहां रहना जरूरी था। मगर हाजी के आदमियों ने राजे की हड्डियां तोड़कर उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। हाजी से निमटने के लिए शारिक को आदमियों की जरूरत थी और तुफैल उर्फ तुफैला उसके लिए कारआमद साबित हो सकता था। उसे मजीद आदमियों की जरूरत थी और इसके लिए उसे पुराने आदमियों से राब्ते करने पड़ेंगे। पहले शारिक ने सोचा था कि वो हाजी की तरफ खुद पहल करेगा, लेकिन रात को हाजी ने पहल कर दी थी और उसे 3 दिन के अंदर अंदर शहर छोड़ने की धमकी दी थी। इस सूरत हाल को देखते हुए उसने फैसला किया था कि वो 3 दिन खामोशी से निकाल दे और इस दौरान अंदर ही अंदर तैयारी करता रहे और फिर अचानक ही हाजी पर झपट पड़े। सबसे ज्यादा फिक्र उसे रजिया और माजी की थी, इसलिए गुलबर्ग में बंगला हासिल कर लिया था और उसमें कुछ जरूरी सामान भी डलवा दिया था। वो आज उन्हें वहां मुंतकिल कर देगा और फिर हाजी की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा।
यही सब कुछ सोचते हुए वो सो गया। सुबह उसकी आंख 8 बजे से पहले ही खुल गई थी। मुंह हाथ धोने के बाद कमरे में वापस आया तो राबिया दरी पर दस्तरखान बिछाकर नाश्ता कर रही थी। मासी मेहरा भी कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन वो नाश्ता कर चुकी थी। राबिया भी उसके पास ही बैठ गई। शारिक ने यह बात खास तौर से नोट की थी कि राबिया कनखियों से उसकी तरफ देख रही थी। शारिक ने पराठे का लुकमा तोड़ते हुए पूछा, मासी तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो, कोई इलाज करवा रही हो या नहीं? मासी मेहरा ने कहा, जिगर की तकलीफ है बेटा, डॉक्टर कहता है जिगर बढ़ गया है, अपने पास से दवा देता है, कभी ठीक हो जाती है कभी बढ़ जाती है। शारिक बोला, राबिया तुम अपनी फुफ्फो को आज किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना, टिक कर इसका इलाज करवाओ, पैसों की परवाह मत करना। राबिया बोली, ले जाऊंगी जी, मगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। शारिक बोला, मैंने कहा ना पैसों की परवाह मत करना, अभी जाने से पहले मैं तुम्हें पैसे दे जाऊंगा, तुम मासी को डॉक्टर के पास ले जाना। राबिया बोली, अच्छा जी। नाश्ते के बाद शारिक ने जेब से 5,000 रुपए निकाल कर मासी मेहरा के हवाले कर दिए और 1,000 रुपए का नोट राबिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये 1,000 रुपए तुम अपने पास रखना घर के खर्च के लिए, मैं रात को आऊंगा और खाना भी यहीं खाऊंगा, शायद कल रात भी मुझे यहीं रहना पड़े। नाश्ते के बाद राबिया तो अपने कामकाज में लग गई और शारिक मासी मेहरा से बातें करने लगा। ठीक 10 बजे दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी। राबिया ने जाकर दरवाजा खोल दिया और तुफैल उर्फ तुफैला अंदर आ गया। मासी मेहरा उठकर दूसरे कमरे में चली गई। शारिक ने जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर तुफैले की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये उस बंगले की चाबियां हैं जो मैंने कल ही किराए पर लिया था, तुम सीधे इस बंगले पर जाओ, वहां कोई चौकीदार नहीं है, तुम बंगले पर ही रहोगे। 1-1.5 मिनट में 3 खवातीन वहां आ जाएंगी, उनमें एक समीना है, उसे तुमने पहले भी देखा होगा, दूसरी मेरी बहन है और उनके साथ माँ जी। बंगले में जाने से पहले गोश्त और सब्जी वगैरह लेते जाना, वो लोग दोपहर का खाना वहीं खाएंगे, बल्कि अब तो वहीं रहेंगे, उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मार्केट से ला देना, 1-2 दिन के बाद नौकर का बंदोबस्त भी हो जाएगा, लेकिन तुम बहरहाल वहीं रहोगे। तुफैल फौरन ही उठ गया, बोला, ठीक है जी मैं चलता हूँ। शारिक बोला, एक बात और, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तुफैला गहरा सांस लेते हुए बोला, कोई नहीं है जी, वो कर्मा वाली आज तक माँ ही नहीं बन सकी, औलाद न होने की वजह से वो भी बीमार रहने लगी है, अब तो पिछले 6 महीनों से सियालकोट में रह रही है अपने माँ बाप के पास, यहाँ उसकी देखभाल करने वाला कौन है, मैं भी महीने में 1-2 चक्कर लगा लेता हूँ। शारिक ने 1,000 रुपये उसे और दिए, बोला, ठीक है अब तुम जाओ और ये गोश्त सब्जी वगैरह के लिए पैसे हैं। तुफैल चला गया। उसके जाने के तकरीबन 10 मिनट के बाद शारिक अपना ब्रीफकेस लिए मासी मेहरा के कमरे में पहुंच गया। बोला, मासी ये ब्रीफकेस मैं तुम्हारे पास रख कर जा रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना, इसमें पैसे हैं, रात को वापस आकर ले जाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ और तुम भी राबिया के साथ डॉक्टर के पास चली जाना, समझी? मासी मेहरा ने कहा, समझ गई पुत्र, तू फिक्र न कर, मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। उसने उठकर ब्रीफकेस अलमारी में रख दिया और अलमारी को ताला लगाकर चाबी दुपट्टे के पल्लू से बांध ली। शारिक मकान से निकलकर गली में आ गया। उस वक्त गली में चंद बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। चंद गज दूर जाकर शारिक ने पीछे मुड़कर देखा। ये जानकर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई कि राबिया दरवाजे में खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। चंद कदम आगे जाकर शारिक दूसरी गली में मुड़ गया। एक मर्तबा तो उसका दिल चाहा था कि अपने अड्डे की तरफ निकल जाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर आगे निकल गया। उस वक्त अड्डे की तरफ जाना मुनासिब नहीं था। शारिक गली हुई गलियों में होता हुआ मुजंग चौक से तकरीबन 2 फरलांग दूर मेन रोड पर निकल आया। वो अभी चंद कदम ही चला था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने मुड़कर देखा और उसके साथ ही उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। वो मुजंग पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर उस्मान था। शारिक को सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसने इधर उधर देखा। इंस्पेक्टर उस्मान अकेला था और वो सादा लिबास में था, जिसका मतलब था कि वो ड्यूटी पर नहीं था। लेकिन शारिक अच्छी तरह जानता था कि ड्यूटी पर न होने के बावजूद पुलिस वाला ड्यूटी पर ही होता है। इंस्पेक्टर उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं शारिक, इस वक्त तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, बल्कि ये हम दोनों की खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारी मुलाकात हो गई है। हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। चलो किसी जगह बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। शारिक ने कहा, मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं? इंस्पेक्टर ने उसकी बात काटी। बोला, क्यों घबराते हो यार, आओ इधर एक पुरसुकून रेस्टोरेंट है, वहां चलकर बैठते हैं। शारिक खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। इंस्पेक्टर उस्मान की बातों से अंदाजा हो रहा था कि वो खुद भी किसी परेशानी का शिकार है, और ये तो बहरहाल शारिक ने तय कर लिया था कि अगर उसके साथ किसी किस्म का धोखा हुआ तो वो आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आएगा। उसके पास वो खौफनाक पिस्तौल मौजूद था जिसकी गोली लगने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता था। वो सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए। यहाँ सड़क से हटकर वसी और अरीज लॉन था, जिसके साथ साथ चंद खूबसूरत जनरल स्टोर्स थे और एक एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट भी था। वो दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। हॉल खासा वसी और अरीज था। अतराफ में छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे।
शाम के बाद तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन उस वक्त इक्का दुक्का गाहक ही बैठे हुए थे। मैनेजर इंस्पेक्टर उस्मान को देखकर फौरन ही आगे बढ़ा और दोनों से हाथ मिलाने के बाद एक मेज की तरफ उनकी रहनुमाई करने लगा। लेकिन इंस्पेक्टर उस्मान ने बैठने के लिए कोने वाले एक कैबिन का इंतखाब किया था। इंस्पेक्टर उस्मान ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, रशीद साहब, चाय भिजवा दें। मैनेजर रशीद सर हिलाता हुआ चला गया। चंद मिनट के बाद एक वेटर ने उनके सामने चाय रख दी। इंस्पेक्टर उस्मान ने चाय बनाकर एक कप शौर्य की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा अपने सामने रख लिया। चाय की चुस्की लेते हुए बोला, सुना था तुम अफगानिस्तान गए हुए थे। मुझे आज सुबह ही तुम्हारी धमाका खेज वापसी का पता चला है। शौर्य की आंखें हैरत से खुलती चली गईं।